चलो अब ध्यान से समझो, अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका अभी पीडीएफ तुम लोग को नहीं दिया, अभी कल मिल जाएगा, ठीक है, बात ना करो। चलो ध्यान समझो, अगला चैप्टर जो आएगा ये आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये भी उसी का पार्ट है, ये जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट थी उसी का पार्ट ये भी। तो ये इस वाले चैप्टर में आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ध्यान समझो, बात नहीं, देखो ये चैप्टर जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हो बात नहीं? ये जो चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं ये चैप्टर आपके एग्जाम में भी, जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, और ये हेल्थ तो तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है, सब दे देंगे। हाँ क्या है, देखो हेल्थ क्या है, जरूरी है हमारे लाइफ में भी और एग्जाम में तो आएगा ही। तो पहले देखो हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चैप्टर में पहले क्या पढ़ेंगे, तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, मतलब जो रिप्रोडक्टिवली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हम लोग उसको अपनाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, जानते हो क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या ना पॉपुलेशन है। हालांकि अब तो लोग समझदार हो गए हैं, अब थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। पहले हुआ करता था तो उस समय ये था कि अभी भी है बताना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ये भी एक समस्या है ना। और देखो तीसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में समझेंगे। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो बीमारियां बात नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को पढ़ना है और फिर लास्ट वाला पढ़ना है इनफर्टिलिटी। ये पांचों टॉपिक को हमको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, बस समझ गए ना। अब देखो, अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एक बात आएगी, उसमें ये समझना है कि हेल्थ किसको बोलते हैं। जैसे हम ये बोले कि कौन सा पर्सन हेल्दी है ना। जैसे मान लो कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो क्या उसको हम हेल्दी बोलेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड का है। तो उसके अनुसार हम लोग किसको बोलेंगे को जो फिट होगा, देखो वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, रिप्रोडक्टिवली फिट हो, सोशली फिट हो, इमोशनली फिट हो। बात समझ गए ना, मतलब उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, इमोशन कैसा है, उसका मेंटल कैसा है, उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो कैसा है। जो जिसका सब कुछ फिट होगा वही पूरा फिट माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि कोई फिजिकली फिट है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, समझ रहे हो। अब उसका दिमागिया जो है, दिमाग में क्या भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। बस समझ गए ना। और जैसे मान लो कि और सब कुछ ठीक है, और सब कुछ ठीक है, उसके अंदर इमोशन नाम की चीज ही नहीं है। कुछ लोग होता है ना, इसे मतलब उसके पास इमोशन नाम कोई चीज नहीं है, उसके सामने कोई भी मार पिटाई हो रहा है, कोई किसी को मार डाल दे रहा है, उसको कोई इमोशन नहीं, तो होता रहता है, ये सब नॉर्मल बात है। मतलब ऐसा है, मतलब नहीं तुम्हारा दिल है कि पत्थर है जो नहीं फीलिंग होता है। तो अगर ऐसा है तो मतलब वो भी क्या है, वो फिजिकली मतलब वो अभी वो हेल्दी पर्सन नहीं है। मतलब उसके ऊपर थोड़ा इमोशन होना चाहिए ना, कि यार कोई बेचारा परेशान है, हम उसकी कुछ हेल्प कर दे। बस समझ गए ना। तो ये सब क्या है, तो जो इमोशनली फिट हो। और एक और होता है सोशली भी फिट होना चाहिए। मतलब तुम लोग कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, घर में कोई आ जाए, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमसे क्या मतलब, हम तो पढ़ रहे हैं ना, मतलब अब मम्मी बोलेंगी बेटा ये फूफा जी हैं, इनके पैर छुओ, है ना, ये मौसी जी हैं, इनसे नमस्ते कर लो। तो मम्मी नमस्ते करें, हम तो पढ़ रहे हैं, तब क्या करें। बस समझ ना। तो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। अगर केवल तुम पढ़े जाओगे उसको क्या बोलते हैं, किताबी कीड़ा बनने से अच्छा, मतलब अगर एक कोई किताबी कीड़ा बन जाओ, तुमको और कुछ नहीं मालूम है सोशल समाज के बारे में, तो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो मोस्टली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का वो होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। अब मान लो तुम डॉक्टर बन भी गए, अब पेशेंट के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, एक दिन आए बेचारे को इतना डांट दे कि दोबारा आपको हिम्मत ही नहीं दिखाएगा। अब क्या करेगा, कहेगा फलाना डॉक्टर बहुत बेकार था, उसके बोलने की तमीज नहीं है ना, तुम्हारा नहीं आएगा। तो मतलब सोशली भी फिट होना चाहिए। अब मान लो अगर अच्छा से बोल दिए, अच्छा आइए बैठिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा उसको भाव दे दिए, तो अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर है, हाँ मतलब इतना अच्छा, कहेगा
कोई और दूसरा बीमार होगा, बोलेगा यार चले आना उसके पास, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छे से पूछता है, बताता है ना। तो आप जानते हो, क्योंकि जानते हो ये वाला जमाना भूल जाओ जिसमें लोग बोलते हैं ना कि एमबीबीएस कर लो बस जिंदगी सफल, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि इससे अच्छा झोला छाप वाला, इससे झोला छाप वाला कमा लेता है। बस जो डॉक्टर झोला छाप बने, मान लो कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, अब मान लो एटीट्यूड में कि हम एमबीबीएस न किए हैं, हाँ हम तुमसे क्या बात करेंगे, बोलेंगे ना ऐसा कि अब फिर कहेंगे कि हम एमबीबीएस किए हैं, बहुत इतना पैसा लेंगे। अब कोई बेचारा कोई मतलब गरीब आया, अब उसको कोई ऐसी जरूरत है कि यार थोड़ा सा दे दो दर्द की दवाई, अब कहा नहीं ये करवाओ करवाए, परेशान, बात नहीं फिर बात करने लगे, क्यों फिर, समझ गया ना। तो अब देखो ये फिट किसको मानेंगे, तो ये डाटा जो दिया गया है ये WHO का डाटा है, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बात करते हैं, जो फिजिकली फिट हो, इमोशनल फिट हो, और बिहेवियरल फिट हो, और सोशल फिट हो। ये जो फिट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो पूरी तरह से हेल्दी पर्सन है ना। अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी में इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या बोले बोलो, किसका बैकग्राउंड, ये वाला, तो इसका अभी नहीं चेंज होगा, अभी ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, हाँ नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, समझ गए। अभी देखो मतलब इसमें क्या आएगा, हमको पहला टॉपिक वही था ना, स्ट्रेटजी और मतलब हेल्थ की स्ट्रेटजी और जो प्रॉब्लम है उसको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही से बात स्टार्ट होती है, हमारे इंडिया में बहुत समय पहले की बात है, मतलब लगभग 1951 में, है ना। क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग नाम की एक स्कीम चलाई गई थी, समझ रहे हो। फैमिली प्लानिंग मतलब यह है कि जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अच्छा जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना भी एक प्रकार की बीमारी मानी जाएगी, वो रिप्रोडक्टिव डिजीज में आएगी, बस समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि किसी घर में दो कपल्स हैं, दो लोग हैं, अब हाँ 2 कपल्स हैं, मतलब 4 लोग, अब उनके मान लो 12 बच्चे हो गए, मतलब पूरा, हाँ तो एक एक्स्ट्रा भी रहता है ना। तो अब देखो ऐसा हो गया, अब देखो अब बात यह कि उसके पास संसाधन कम है, लेकिन उसके पास कितना पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, तो अब दिक्कत हो जाएगी, पसंद हो ना। अब उसके अंदर क्या आने वाली प्रॉब्लम आने वाली है, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, तो देखा जाए तो ये भी एक बीमारी है। तो फैमिली प्लानिंग ये मतलब शुरू किया गया था 1951 में, कि बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन, क्योंकि जब हमारा कंट्री आजाद हुआ था तो उस समय एक बहुत प्रॉब्लम थी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, तो लोग दिमाग में उसको कम करना है ना। तो वहां से ये बात स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग से। और देखो यहाँ पे वो जो ये प्रोग्राम था, ये सब चलता था, इसके देखो एक और था RCH, जिसको बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, सॉरी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये भी एक प्रोग्राम चलाया गया इसके अकॉर्डिंग, मतलब कुछ लोग मिलके लोगों को अवेयर करने लग गए कि हाँ इस मुद्दे पे हम लोग कैसे बात करेंगे, इसको निपटारा किया जाएगा, ये सब बात आया। और दूसरी बात सुनो, जानते हो ये सब पहले, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर, इसमें अभी बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, जब पढ़ाएंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये सब क्या गंदी गंदी बातें पढ़ा रहे हो, बात समझ रहे हो ना। तो पहले ऐसा था, लेकिन जब इससे समस्याएं आने लग गई तो फिर उसमें क्या है कि लोगों को उसमें मजबूरी पड़ी, यार इसको स्कूल में लाओ, बच्चों को ही पढ़ाओ, क्योंकि वही बच्चा आगे चल के क्या बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, तब पता चलेगा, समझ गए ना। तो इसी मतलब क्या है, उनको अभी से पढ़ा के ट्रेनिंग दो, उनको समझाओ, उनसे बातें करो, उनको सब बारे में बताओ। तो ये सब जो प्रोग्राम चला गया, तो ये सब RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग चलाया गया। अब देखो इसमें होता क्या क्या था, मतलब इसमें जो किया गया, अब लोगों को अवेयरनेस दिया था रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर द क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी। मतलब इसके अंदर पूरा अवेयरनेस दिया था कि हाँ इससे जो कुछ समस्याएं आने वाली है लोगों को, उससे तुम कैसे निपटोगे, या जो चीजें आ रही है वो आएगी कि नहीं आएगी, है ना, लोगों को जानकारी दो, बताओ, समझाओ, बात समझ गए ये बात। और दूसरी बात देखो क्या हुआ, और देखो ये है एजुकेट पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, बर्थ कंट्रोल, केयर प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन था, जो अभी भी कुछ
हद तक अभी चल रहा है, हालांकि अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। हाँ बता रहे हैं भी तो। इसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि जैसे सबसे ज्यादा ना कि लड़की चाहिए कि लड़का चाहिए, लोगों को, सब लोगों के लिए, सब लोगों को एक मानसिकता होती है कि हमें अपने क्या बोलते हैं, हाँ, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक राजकुमार चाहिए। बात समझ गए ना, मतलब जो अपना साम्राज्य बनाते हैं उसके लिए उसको एक राजकुमार चाहिए, मतलब उनको राजकुमारी भरोसा नहीं हुआ करता था, तो सब लोग लगे पड़े थे कि यार मतलब एक राजकुमार आ जाए। अब उस राजकुमार के चक्कर में चाहे मान लो 11 ठो लड़कियां हो गई, अब वो क्या किया, अब वो लड़कियां हुई, लेकिन अभी वेट कर ही रहा कि एक तो शायद राजकुमार आ ही जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। बस समझ ना, तो ये सब चीजों के लिए उसको समझाने के लिए प्रयास किया गया। और दूसरा बात देखो, इसमें देखा, ध्यान दिया गया कि जो क्या बोलते हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पहले केयर कम किया था कि मतलब कि प्रेग्नेंट ही तो है ना, क्या दिक्कत है, काम वाम करो, कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं, जिस दिन होना होगा उसके 1 दिन पहले आराम दे देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब उसकी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, है ना। मतलब जो बच्चा था और जो मदर थी, दोनों की डेथ होने की जो रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तो लोग इसमें दिमाग आ गया, इसमें उसको करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जानते हो जो गाँव में कभी कभी जाओगे देखोगे तो बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनके बच्चे ऐसे हुए कि वो काम पे गई हैं, वहीं पे उनको बेबी की डिलीवरी हुई है, मतलब वो एक दिन भी अभी छुट्टी पे नहीं ली। जैसे मान लो गांव में खेती बाड़ी का काम होता है, तो मान लो कहीं, हाँ, जैसे मजदूर वर्ग हैं, आप खेत में गई काम करने, वहीं उसको बेबी डिलीवरी हो गया, है ना। मतलब उस दिन तक भी काम किए वो, है ना। तो इससे क्या हुआ, कोई ना कोई दिक्कत हो सकता है। अब फिर बहुत सारा जो मदर और जो निवलीवान में भी थे उनके बीच का डेथ का जो रेशियो था बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ता गया। तो लोग उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाते गए, और वो ये बोला गया कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इक्वल समझा जाए, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों क्या है, बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा बात आता ही नहीं है। इसे कहते हैं ना कि, और जानते हो एक बात और, लड़का लड़की के डिस्क्रिप्शन में सबसे बड़ी गलतियां महिलाओं की होती है। बस समझिए ना, जैसे जानते हो सभी महिलाओं को एक लड़का चाहिए, हाँ, लड़कियों को हम बोल रहे हैं, महिलाओं को बोल, लड़कियों ने महिलाओं को बोल रहे हैं। उनसे वो वाला डरे नहीं था कि नव दुर्गा करती थी, घर में लड़की पैदा हो मुंह फुलाए बैठी है, ऐसा होता था ना। हाँ, तो सास महिला नहीं है, वो लड़की नहीं है। हाँ अच्छा, तो क्या हुआ, वो महिला नहीं है अब। हाँ क्यों नहीं, हम तो कहाँ क्या नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, मतलब सब ऐसे कुछ नहीं है, सबको ऐसा मिल होता है। अब देखो इधर देखो, अब दूसरा क्या अवेयरनेस किया गया, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल लाइक द सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा। और इनमें लोगों को यह भी समझाया गया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस है उससे बहुत सारे क्राइम हमारे समाज में बढ़ रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करना है ना। उस सब कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए सब चीजें देखने को मिलती गई। अब यहां पे देखो एक बात, ये वाला बाद में जोड़ा गया, एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। जैसे अभी बताया ना कि अगर कोई सेक्स एजुकेशन की बात करेगा स्कूल में, तो पहले तो पेरेंट भी बोलते यार तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, मतलब यही पढ़ाने भेजे तुम्हारे साथ, तुम मास्टर हो ऐसे पढ़ा रहे हो, बात समझ गए ना। लेकिन बात यह है कि इतनी सारी दिक्कतें जो बाद में फेस लोग करने लगे, तो उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा कि नहीं, बच्चों को भी, मतलब बच्चों की भी ये बात बताई जाए। अब देखो पहले क्या हुआ कि एज वाइज लाया गया कि जो पहले बड़े बच्चों उनको बताया जाए, फिर उनसे जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब जिसको ऐसा लगता है कि हाँ उस एज में क्वालिफाई कर गए, तो हम उसको बताएं, बस समझ ना। तो इसलिए ये जो चैप्टर स्टार्ट किया गया। अब देखो इसमें क्या क्या है, मतलब ये टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथ का मतलब समझते हो तुम लोग, मतलब झूठा जो नहीं, कोई झूठी चीज बातें फैला रहा हो ये, तो ये मिथ एंड द मिसकंसेप्शंस, मतलब इसके बारे में उसको एजुकेट किया जाए, इसका क्या मिथ है, जो लोग ये बोलते हैं ये बात सही है कि नहीं सही। जैसे एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो जिस समय लड़कियों का क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो ऐसा मानसिकता होती है ना, बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, गांव में अचार नहीं छूना चाहिए, किचन में जाना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है, मिथ है, बस समझ ना, ये सब क्या प्रकार का मिथ है। बस इसमें देखो क्या होता है, इसको अगर साइंटिफिकली अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो
तो इसमें क्या उसका मकसद है कि जैसे जिस समय ब्लीडिंग होगा तो उस समय अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उसी को दिक्कत हो सकता है। बात समझ रहे हो ना, जिसमें ब्लीडिंग होगा अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको दिक्कत होगा, तो वो इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। लेकिन अब तो ऐसे बहुत सारे जो कि टेक्निक है जिसकी वजह से ये, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये मिथ है, ये एक प्रकार का ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मंदिर नहीं जाना चाहिए या अचार नहीं छूना चाहिए या कुछ नहीं, बस इन्फेक्शन को रोकना है बस किसी भी तरह से, बस। बात समझ गए ना। मंदिर जाने मतलब इन्फेक्शन ऐसे होगा, जैसे देखो मंदिर में एक लोग तो जाता नहीं है, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे ना। अब बहुत सारे लोग जाएंगे तो वहां पे गैदरिंग होगी, है ना। अब पता नहीं किसके अंदर क्या इन्फेक्शन है वो लेके आया है, और अगर उस समय ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय इसका मतलब वहां से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। बस समझ गए ना। तो क्या हाँ बिल्कुल ऐसा तो ये तो होता है, तो बोलते थे वो जो था आचार वाला कंसेप्ट ये है, मतलब उसको साइंटिफिक देखो देखा है तो वो मिथ है। हाँ बता कुछ होगा नहीं, जो अगर उसको साइंटिफिक जोड़ेंगे साइंटिफिक तो उससे ये होता है कि जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस समय खट्टा खाने से समस्याएं और बढ़ती हैं। समझ गए ना, उससे क्या होता है समस्याएं और बढ़ती हैं। तो मान लो अब वो अचार गए देखे या उसको खा ही लिए तो समस्या बढ़ जाएगी। बस समझ रहे हो ना। तो उसका रीजन ये है साइंटिफिक रीजन, हालांकि एकदम उसको हम लोग मिथ भी नहीं कह सकते हैं, बस उसको अलग ढंग से लोग बताया करते थे, है ना। जैसे मान लो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरा गलत है, ये तो पूरा गलत है, नहीं है। हाँ ये देखो ये इसका कोई कंसेप्ट नहीं, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है। बस समझ रहे हो ना, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है। और देखो, और टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलेसेंस, बात ना करो। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलेसेंस क्या होता है ना, और जो रिलेटेड चेंजेस होते हैं, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सब के बारे में उनको बताया जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे जब किसी फीमेल को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो क्या बोलते हैं, मीनार्च, है ना। तो जब मीनार्च आता है ना, तो अब देखो मीनार्च जब होगा स्टार्ट, मतलब क्या हुआ कि अभी तक तो ब्लीडिंग नहीं होता था, अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो जो ऐसी फीमेल रहेंगी, जो गर्ल्स रहेंगी, उनके दिमाग में बात आएगा ना, ये क्या होने लग गया, है ना। अब ऐसा होगा तो फिर वो अपने घर वालों को क्या करेंगे, बताएंगे नहीं यार, नहीं बताना चाहिए, क्या बताएंगे। अब कुछ ऐसा हो गया तो उनके दिमाग में रहेगा ये पता नहीं क्या होगा, उनको दिमाग में टेंशन आ जाएगा कि ये ब्लीडिंग कैसे होने लग गया। तो उसको अगर कोई नहीं बताएगा तो वो कैसे जान पाएंगे। तो इसका मतलब वो सब बताया जाए कि हाँ ये चीजें नेचुरल है, ये सब होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये सबको होता है, फिर कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। अगर उसको हम ऐसे एजुकेट कर देंगे तो समझ जाएंगे। बात समझ गए ना। तो ये सारी बातों को बताना। और दूसरा देखो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि एड्स, है ना, इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और ये कैसे फैल सकता है, इससे क्या क्या प्रिकॉशन है, ये सब भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बीमारी जो होती है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बात समझ रहे हो ना। और दूसरी बात देखो, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इस बीमारी में अगर देखा जाए तो जो एज आप 18 से लेके लगभग 18 थोड़ा और पहले कर लो डॉक्टर, थोड़ा 16 से लेके ये लगभग 24 एज तक के, इस एज के जो बच्चे हैं इनको ज्यादा और समझाने की जरूरत है। जैसे इसमें सब सारे लोग तुम लोग इसी एज में आओगे, बस समझ रहे हो ना। तो इनको और ज्यादा समझाने की जरूरत है, इसीलिए तो इस चैप्टर लाया गया है। समझाना ये है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसके बारे में पूरा बताना है, ये कैसे होता है, इसका क्या प्रिकॉशन है ना। तो इसके बारे में और बहुत सारी बीमारी जैसे कि हाइजीनिक सेक्सुअल हाइजीन रखना, है ना, जो चेंजेस आएंगे एडोलेसेंस में उसको बताना, ये सारी बात बताने के लिए कौन है, ये वाला एज है। क्योंकि जानते हो जो इस एज के बच्चे होते हैं, ध्यान सुनो, जो इस एज के बच्चे होते हैं वो अभी बताएंगे, अभी काहे परेशान हो तुम लोग, पूरा मूड डिस्टर्ब कर देते हो। अच्छा ऐसे नहीं अच्छा होगा, ऐसे फिर इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो अभी मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हम सोच रहे हैं उस तरह बोल नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, जान जाओ तुम ही लोग घाटा होगा इसमें। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो दिमाग में थोड़ा चलता था ना कैसे समझाना है। अब हम यहाँ समझा रहे हैं, तुम लोग वहां डिस्टर्ब कर रहे हो,
मानते नहीं हो बात को। अब जो हमारे दिमाग में चल गया था, जब वहां घर से निकलते हो सोचने लगते हैं कि आज कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, बात समझ रहे हो ना। अब ऐसे बात करोगे तो हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, जान जाओ। और फिर अब 2 लोग चक्कर में, हाँ ठीक है अच्छा आ रहा है, तो ये थोड़ी कि पूरा क्लास डिस्टर्ब करते रहो। ये भी तो मैनर होना चाहिए ना इस बात का, कि हम बार बार तुम लोग यही बताते फिरने कि नहीं बात मत करो, मेरी बात सुनो। बात करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अब एक दिन हम लोग सेशन रखेंगे बात करने वाला, सब लोग मिल खूब बात करेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ तो पर डे रखवा दे, 1 घंटा पर डे रखवा देगा, एक बार पहले आ जाओ बात करने वाला, लिखवा लेना गार्जियन से 1 घंटा सर बात करने के लिए बोले हैं, तो आ जाना बात कर लेना बैठ के आराम से। अब सुनोगे नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। देखो जो कुछ पूछना होता है तो हमसे पूछ लो, या तो सेशन के बाद आपस में डिस्कस कर लो, फिर अगले दिन आके पूछ लो, यही तरीका है पढ़ने का ना। चलो तो क्या इसीलिए क्या इसके बारे में सबको जानकारी दी जाएगी। जैसे हमने क्या बताया, जो 16 से 24 एज के बच्चे होते हैं, या तो इनका क्या है, ये अभी देखा जाए तो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अभी दिमाग से मैच्योर नहीं हो पाए। बस समझ ना, इनको दिमाग से मैच्योर होने में इसके आगे जब एज जाएगा तब धीरे धीरे मैच्योर होंगे। तो इस एज में पता नहीं जो हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं, वो कुछ समझ ना पाए, या कुछ उनको कैसे बिहेव करना है या कैसे चेंजेस को झेलना है, वो अगर समझ नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है। बस समझ रहे हो। तो वही सब इसको बताना है कि हाँ ये सब चीजें देखने को मिलती है, इसको घबराने की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आता है सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके अपनाने हैं, है ना बात। अब इसमें कुछ डाटा पहले दिखा दिया था, जैसे कि जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में एंड बर्थ कंट्रोल में बोले, एक कुछ डाटा से देकर समझाने का प्रयास किया गया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन ये 19 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन थी। बस समझ रहे हो ना, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि यार किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है पूरे वर्ल्ड की, और हमारे इंडिया को भी दिखेंगे। तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो ये उस समय कितना था, 2 बिलियन, लेकिन ये जाके 2000 में ये कितना हो गया है, 6 बिलियन, है ना। और 2011 में कितना हो गया, 7.2 बिलियन। मतलब देख रहे हो कि किस तरह से बढ़ रहा है। पहले 1900 में कितना था, 2 बिलियन, और 2000 में कितना हो गया, 6 बिलियन, और अगले 2011 में मतलब यहां से यहां तक में इतना स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, है ना। तो एक ये डाटा एनसीईआरटी में बात दिया है, तो उसके लिए बात समझना है। अब उसी समय उसी के पैरेलल अपने इंडिया में देख लो। अब देखो इसमें लगभग 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, इट रिच्ड 1 बिलियन बाय द 2000। मतलब जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन कितना थी, 350 मिलियन। बस समझ गए ना। लेकिन अब लगभग 2000 में कितना हो गई है, 1 बिलियन। मतलब जो पूरे वर्ल्ड में थी 1900 में उसका आधा हो गया ना, 2000 में ज्यादा। अब ये एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन द मई 2011। जो 2011 में, क्योंकि हर 10 साल में हमारे कंट्री में क्या होता है, जो हाँ पॉपुलेशन का काउंटिंग होती है। हालांकि अभी कोरोना वजह से रुका हुआ था, अभी तक काउंटिंग नहीं हुआ, क्योंकि 2001 में होना चाहिए था, 2011 में, फिर 2021 में। तो 21 में कोविड वजह से रुका हुआ था, पता नहीं क्या अभी तक हो नहीं पाया, है ना। तो ये 2011 का लेटेस्ट डाटा जो दिया गया 2011 में देखने को मिला था 1.2 बिलियन। मतलब बोलते हैं ना, हाँ वो डाटा जो निकला था वो डाटा काउंट कर नहीं निकला था, वो आईडी से बोलते हैं ना। जैसे हमारा जो डाटा अभी तक काउंट है वो 120 मिलियन है ना हम लोग के यहाँ। लेकिन अब जो 120 मिलियन काउंट किया गया है, लेकिन अब ऐसा माना हो कि अब लगभग 140 से, आप देखो मोदी जी बोलते हैं अपने स्पीच में, तो 140 करोड़ देशवासी बोलते हैं ना ऐसा। पहले जब शुरू में आए थे 2014 में तो 120 बोला करते थे, तो अब बढ़ा के बोल रहे ना, इसका मतलब तो अब बढ़ गया है। हालांकि अभी काउंट ऑफिशियली काउंट नहीं हुआ है। अब देखो अगर देखा जाए यहाँ पे देखो एक बात लिखा गया है इंपॉर्टेंट, ये एक बार नीट में आता है, इट मीन्स एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। मतलब समझ गया ना, अगर पूरे वर्ल्ड के 6 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो जो एक उसमें से एक क्या होगा, इंडियन होगा। बात समझ गया ना ऐसे, इसका मतलब ये हुआ तो डाटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू द 2011 कॉज रिपोर्ट अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज द 20/1000। 2% मतलब समझते हो, अगर इसको डिवाइड करेंगे 20 से, मतलब इसमें ईयर में, तो जो परसेंटेज निकलेगा उसको ग्रोथ रेट बोलते हैं। जैसे मान लो ना इतना परसेंट से, मान लो कि इस साल हमारे यहाँ बढ़ने वाली संख्या थी 10, अगली बार बढ़ी 12, अगली बार बढ़ी 24, तो देखो 2 का अंतर आता जा रहा है।
तो मतलब हर साल कितने स्टाफ बढ़ रहे हैं? 2। तो जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? 2, है ना। तो ऐसी डाटा निकल आता है ये वाला। तो ये क्या वाला, अब देखो ये कह रहा अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड बी इंक्रीज रैपिडली। उस समय मतलब जो पॉपुलेशन था वो तेजी से इंक्रीज हो रहा था, है ना। अब उसके बाद देखो रीजन क्या है। अब समझना ये था कि जो रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या हुआ। देखो जब शुरू में हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय लोगों के पास व्यवस्थाएं बहुत कम थी, मतलब खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, या हमारी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो बहुत कमजोर थी। बात समझ गए ना। तो लोग क्या हुआ करते थे, उस समय लोगों के दिमाग में यही था कि यार हम लोग के यहाँ मान लो कि कोई एक परिवार है, अब उसके मान लो 3-4 बच्चे हैं, तो उसके दिमाग में ना एक बात ये भी रहता था कि यार 4 बच्चे हैं, पता नहीं हो सकता एक आध उठन बीच में कहीं टपक जाएगा तो कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए वो लोग ज्यादा संतान पैदा करते थे, इसलिए क्योंकि सुविधाएं कम थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये क्या बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज करने का रीजन क्या होने लग गया कि देखो पहला क्या हुआ, इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी एंड द बेटर लिविंग कंडीशन। जैसे जैसे लोग थोड़ा सा मतलब प्रोडक्शन करते गए, मतलब डेवलप करते गए, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने लग गए। तो अब सुविधाएं बढ़ना मतलब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने लग गई, तो मरने वालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, है ना। पहले देखो पहले कुछ बीमारियां ऐसे होती थी जिससे कि ना, जैसे मान लो कॉलरा है, कॉलरा तुम लोग सुने कॉलरा, कॉलरा अब तो उसका ट्रीटमेंट है नहीं। पहले ऐसा होता था कि एक गांव में एक लोग को हुआ, अगले 4 दिन में पूरा गांव खत्म। बस समझ लो, क्योंकि कॉलरा इतना तेज फैलता है, इसको है फिर जल्दी से उसको हो जाएगा, उसको हो जाएगा, घर में सब लोग हो जाएगा, और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इतना तेज से फैल रहा था, बहुत जल्दी लोग डेथ हो जा रही थी। तो मान लो एक दिन किसी एक के हुआ, अगले 4-5 दिन में पूरा गाँव खत्म, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई पूरा। तो लेकिन ये सारी सुविधाएं क्या हो गई, अब धीरे धीरे होने लग गई, तो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मतलब जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। किसका, देखो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब समझते हो, मैटरनल मतलब मदर। जैसे मान लो कोई लेडी है जो भी प्रेग्नेंट है, जो जिसको बेबी की डिलीवरी होनी है, तो अब वो क्या कहलाएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मदर का जो रेट है डेथ होने का या जन्म लेने मतलब वो जिंदा रहने का, उसको बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और ये देखो है इन्फेंट, मतलब जो उसका बेबी है ना, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब उनके डेथ होने का रेट क्या हो गया, कम हो गया। पहले ऐसा होता था कि हर गांव में या हर मोहल्ले में कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी हर महीने में उसकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा बहुत सुनने में बहुत कम आ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या, जब कम हुआ तो डाटा क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। लोगों के दिमाग में सोच अभी वही थी कि हमें कम से कम 4-6 बच्चे चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन रेट क्या हो गया, अब मरने का डेथ क्या हो गया, कम हो गया। तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन आने लगी, बढ़ने लग गया। बस समझ गए ना। जैसे एक कहानी हम लोग जब पढ़ते थे 10th में, जब हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में, क्लास 10th में थे, आज से लगभग करीब कितना साल हो गया होगा, 40-50 साल पहले की बात है, समझ गए। अरे मतलब जब भी था हम लोग 10th पढ़ते थे तो उसमें हिंदी में एक निबंध समझते हो ना, ऐसे, तो लोग हिंदी पढ़ते हो, उसमें ऐसे लिखने आता हिंदी में, तो उसमें आता था कि पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या पे आप ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए। तो उसमें एक पॉपुलेशन बढ़ने का कारण बोलते थे कि लिखिए पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण है। तो उसमें जानते हो एक कारण क्या किताबों में लिख के आता था कि उस समय मनोरंजन की व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी, तो लोग सेक्स को मनोरंजन समझते थे, जिस वजह से क्या होता था, बेबी ज्यादा होने लग गए, है ना। क्योंकि देखो उस समय ना तो मोबाइल था, ना तो रेडियो था, कुछ नहीं था, तो ऐसा कुछ था नहीं मनोरंजन का, बस समझिए ना। और कुछ लोग कुछ अवेयर भी नहीं थे ऐसे में, तो इससे पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ने लगे। मतलब एक कारण उसका लिख के आता था उसमें निबंध में, बस समझ गए। अब देखो इसमें देखो, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपुल इन द रिप्रोड्यूसिंग एज, इसका देखो मतलब समझो, इस वाले लाइन का पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीजन और है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसेबल एज। मतलब इसका मतलब ये हो, जैसे मान लो कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन है इस एरिया में, ध्यान समझना उस लाइन का मतलब। अब यहाँ पे हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, 1, 2 और 3, है ना। यहाँ पे हम ये मान लिए कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी प्री रिप्रोडक्टिव एज के हैं, ले इसको ऊपर करते हैं, इधर पोस्ट वाले हैं, इधर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब ये रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, मतलब ये अभी इनका रिप्रोडक्शन हो चुका है, अभी ये रिप्रोडक्शन करने के लिए मतलब एज इनकी ज्यादा बढ़ चुकी है ना। अब इधर क्या है, इधर मालूम है ये रिप्रोडक्टिव एज वाले,
ये है इधर रिप्रोडक्टिव एज वाले, और इधर क्या है, ये इधर है प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, प्री रिप्रोडक्टिव एज। अब देखो जैसे हम मान लो कि ये है, मान लो ये रहे होंगे मान लो 10, है ना। अब इन 10 के मान लो जो बच्चे हुए मान लो हुए होंगे 40, बस समझ गए, ये अभी रिप्रोडक्शन करेंगे। अब मान लो इन 40 के जो ये 40 हो गए, मान लो इनके कितने होंगे, मतलब ये वाले क्या होंगे 80, बस समझ लो ना। देखो कि अभी जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, जो अब नहीं कर पाएंगे वो कितने थे 10, अब जो अभी कर रहे हो कितने हैं 40, जो आने वाले समय में करेंगे कितने हैं 80। तो देखो ये तो पॉपुलेशन कभी बढ़ाएंगे, इसके बाद ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ये वाला बढ़ाएगा, तब ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ये वाला बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आने वाले जनरेशन है उसमें जो रिप्रोडक्टिव करने वाले लोग हैं वो ज्यादा मिलेंगे, पहले क्या थे कम ही थे, है ना। फिर धीरे क्या हुआ, परिवार बढ़ता गया, इसका मतलब क्या हुआ देखो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पहले इतने लोग थे रिप्रोडक्शन करने वाले, फिर इतने लोग हुए, अब कितने हो गए हैं, अब कितने आने में कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो पक्का इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसेबल एज, जो रिप्रोड्यूसेबल एज है उसका नंबर क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बस समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ इस वजह से। अब देखो क्या क्या इंपैक्ट मिलेगा पॉपुलेशन बढ़ने से, वही रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत होगी, बस समझ गए ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई, अब मान लो किसी घर में किसी के पास एक ही घर है, अब उसके 4 लड़के हो गए, अगर वो नया घर नहीं खरीदेगा तो उसी में बंटवारा होगा तो दिक्कत होगा ना। पहले उसमें एक ही था, एक में 4 लोग रहेंगे, शादी ब्याह होगा और लोग आएंगे, फिर और आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसमें सब में रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत आएगी, फूड शेल्टर और क्लॉथ, है ना, सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है। और जितने भी सुविधाएं हैं वो सब नहीं मिलेगी, है ना, वो बनने से। अब यहाँ पे देखो ये वाला एक है जो टॉपिक, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा ये, फिर अगली बार कंटिन्यू करेंगे। कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या, मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ने लग गई तब लोगों के दिमाग में इसको कंट्रोल करो। उस समय अब थोड़ा सा यह डाटा नहीं आ रहा है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, बहुत उसको टेंशन हुआ करता था, यार पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है हमारे देश से, क्या होगा, सब भीख मांगेंगे, इतना बढ़ रही पॉपुलेशन तो सब कहाँ जाएंगे, बात समझ गया ना। तो उन्होंने ना एक प्रोग्राम चलाया था फैमिली प्लानिंग का, नसबंदी बोलते थे उसको, और वो जो चलवाए थे ना वो जबरदस्ती करवाते थे, मतलब जबरन। इससे पहले क्या लोगों बोला गया कि यार, ये पहले बोला गया कि यार बच्चों मतलब तुम केवल 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग नहीं मानते थे। तो उन्होंने एक अभियान चलाया नसबंदी का कि जो लोग जिनके 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे, तो उनको तुम लोग पाल के नसबंदी करवा दो। तो पहले आराम से लोग बोला गया, तो लोग लोग क्या बोले कि यार, बोले कि जिसके पास 2 या 3 बच्चे से अधिक है वो हॉस्पिटल में आना और अपनी नसबंदी करवा लेना। तो ऐसे कौन जाने वाला है, फिर बोले यार हम थोड़ी बच्चा पैदा करते हैं, तो ऊपर वाले की देन है, वो तो जितना वो चाहेगा उतना होगा, हमारे इसमें कुछ बस ही नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसने बोला कि जितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो 2 से ज्यादा करोगे तो उसकी हम नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मान लो कंट्रोल करेंगे। अब फिर जो लोग कहेंगे कि अच्छा तुम लोग ऐसा करोगे, 2 लोग को पकड़ के ले आओ, उसकी नसबंदी कराओ, अगर नहीं कराओ तो तुम्हारी नौकरी से तुमको निकाल देंगे। अब पुलिस वाले लेखपाल अब जो लोग सब कहीं पकड़ ले जा रहे हैं, बस में लोग जा रहे हैं पकड़ ले जा रहे हैं पुलिस वाले, चलो नसबंदी करवा लो, समझ गया ना ऐसे। तो इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में उसकी बहुत विरोध हुआ था, उसकी सरकार भी गिर गई थी, फिर बाद में उसको मार भी दिया गया था, इंदिरा गांधी को उसको मर्डर कर दिया था, बहुत सारी दिक्कतें उसमें आई थी। तो अब देखो कंट्रोल करने क्या है, देखो ये मोटिवेट द स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग द कंट्रासेप्टिव मेथड। अभी आगे आए कंट्रासेप्टिव मेथड बताएंगे इसके बारे में, पूरा बहुत डिटेल में है ना। अब ये अवेयर पीपल अबाउट स्लोगन हम 2 हमारे 2, है ना, वी 2 our 2, मतलब हम 2 हैं हमारे 2 हैं, तो पॉपुलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब चाइना की पॉलिसी आई थी ना, हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 1, तो क्या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा। अब कुछ बहुत महान टाइम होते हैं, हम हमेशा सिंगल ही रहेंगे ना, मतलब कोई नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के, मतलब अगर अकेले ही रहे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक स्लोगन चलाया गया हम 2 हमारे 2। और देखो ये मेनी कपल्स हैव द अडॉप्टेड अ 1 चाइल्ड नॉर्म। कुछ तो ऐसे भी समझदार लोग थे कि मतलब ठीक है एक ही चाइल्ड, अभी लोग अब थोड़ा समझ रहे हैं कि यार 1-2 बच्चे हो जाए, बहुत ज्यादा ना हो, कौन संभालेगा, बस समझे ना, ये सब है। अभी देखो एक अच्छा उसमें जानते हो क्या है, जो क्या बोलते हैं, अभी जो पहले बताया था जो रेट रिप्रोडक्टिव एज के जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर उस नंबर पे कमी आ जाएगी तो पॉपुलेशन रुकेगी नहीं रुकेगी। जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी जब आई तो 2 थे, उनके 1 हुआ, तो 2 से 1 हो गया तो डिक्लाइन कर गया, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हुआ और कम हो गई।
तो अगर ऐसा होगा तो वहां जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो आने वाले हैं वो कम हो जाएंगे ना इसे। तो अगर मान लो ऐसा कुछ केस वाला क्वेश्चन बनता तो कर पाओगे, समझ पाओगे ना। जैसे मान लो अगर वन चाइल्ड पॉलिसी आ जाएगी तो जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो आने वाली संतानें वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। जैसे मान लो 2 लोग के 1 बच्चे हुए तो अब घर में वो दो है, वो अकेला है, बस समझ रहे हो ना। ऐसा तो हो सकता है ना। तो ये सब बात। अब देखो द स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल। पहले जानते हो ये जो एज 18 और 21 है, हालांकि अब ये बढ़ चुका है, ये एनसीईआरटी डाटा है। अगर मान लो नीट में आएगा तो तुमको यही लिखना है, हालांकि अब ये बढ़ चुका है। पहले ये कोई एज नहीं थी, पहले 2 साल 3 साल 4 साल में शादी ब्याह हो जाता था, बहुत पहले की बात है। मतलब मम्मी लोग उसको हाथ में लेकर उसकी शादी करवाते थे, है ना। पहले ऐसा बहुत पहले हुआ करता था। और मतलब 10 साल में शादी विवाह हो गया, 12 साल में हो गया, बस समझ गए ना। तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसमें एक पॉलिसी लगा दिया कि जो फीमेल है उसका एज 18 और जो मेल है उसका एज 21 होना चाहिए। अब ये डाटा बढ़ चुका है, हालांकि अब लोग समझदार हो गए, कोई 30 के पहले ब्याह ही नहीं करता है, समझ गए ना। अब तो लोग समझदार हो गए, यार जब तक कुछ नौकरी नहीं मिल जाएगी शादी नहीं करेंगे, है ना, ऐसे लोग सोचते हैं। अच्छा, इसमें तुम लोग ये सोचो फीमेल की 18 क्यों है और मेल की 21 क्यों है? बोलो। हाँ, क्योंकि फीमेल का एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, थोड़ा जल्दी आता है, इसलिए इसका क्या है, एज थोड़ा सा कम पे है, बस समझ गए ना। तो ये क्या है, ये कंट्रोल मेजर के बारे में थोड़ा सा डाटा था, इसमें कैसे क्या करना है। अब देखो ये है प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। तो अगले चैप्टर मतलब अगले टर्म पे हम लोग जो यहाँ पे ये बात लिखा था, कहाँ गया जो कंट्रासेप्टिव मेथड, ये है ना, ये कंट्रासेप्टिव मेथड अगले बार से स्टार्ट होगा पूरा। तो पूरा कंट्रासेप्टिव मेथड, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, फिर ये सब चीजें हैं जो इनफर्टिलिटी अगला हम लोग पढ़ेंगे, बस समझ गए ना। अगले क्लास में इसका नोट्स भी दिलवा देंगे, अभी बोल देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, फिर जब तुम लोग अगले आओगे तो मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है।